Hello everyone, your Priya ma'am welcomes you back on your own channel. So today we will learn NCERT English Beehive book class 9 से The Road Not Taken verse and आज हम लोग The Road Not Taken poem का explanation समझेंगे. So without any delay, let's start the video. The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. Insightfully का मतलब होता है जिसे आप अपने लाइफ में रिलेट कर सको, जिसे व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं. तो व्यवहारिक जो चीज़ हो उसके बारे में ये पोएम ज़्यादा लिखते हैं, जो कॉमन हो, ऑर्डिनरी हो, है ना, और हर कोई एक्सपीरियंस कर चुका हो अपने लाइफ में. इसी वर्ड्स में वो इस ब्यूटीफुल पोएम को लिखते हैं जो कि चॉइसेस बनाने के बारे में, यानी लाइफ में डिसीजंस लेने के बारे में है. दो में से किसी एक को चुनने के बारे में है और जो हमारे डिसीजंस हमें शेप अप करते हैं, है ना, जो हमारी लाइफ को एक नया मोड़ देते हैं. तो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है. तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन समझते हैं. So the first stanza says कि two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So देखिए फर्स्ट स्टेंजा कहता है कि दो रोड्स है ना, दो सड़कें डाइवर्स्ड यानी बट रही थी, विभाजित हो रही थी इन अ येलो वुड. येलो वुड, वुड मतलब होता है जंगल, और येलो वुड से यहाँ पर मतलब हो गया कि पुराने पेड़ों के जंगल, है ना, इसलिए इसको मेंशन कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर. येलो वुड मीनिंग कि पुराने पेड़ों के जंगल, पुराने पेड़ों के जंगल. और आप एक और चीज़ समझ सकते हैं कि ऑटम सीज़न है ना, जब पत्तियाँ येलोइश हो जाती हैं, पीले पड़ जाती हैं और झड़ने लगती हैं, तो ये वो टाइम है और इसलिए जंगल में जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ चुकी हैं. तो ऐसे जंगल में जो रोड इनको मिलता है वो दो डाइवर्स रोड है, यानी दो अलग अलग विभाजित हो रहे हैं रोड्स एक जगह पर से. तो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं दुखी था कि मैं इन दोनों सड़कों पे एक साथ नहीं चल सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, यानी काफ़ी लंबे समय तक मैं खड़ा रहा और मैं अकेला ही यात्री था, है ना. वन ट्रैवलर मतलब मैं इकलौता यात्री था, काफ़ी टाइम तक मैं वहाँ पर खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. कह रहे हैं कि मैंने वहाँ तक देखा, वहाँ तक मैं देखता रहा खड़े होकर के. लुकड डाउन ऑन एज फार एज आई कुड, जितनी दूर तक मेरी नज़र जा रही थी मैं बहुत गौर से देख रहा था. और क्या देख रहे थे? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ वो सड़क मुड़ जाती है झुक करके. बेंट मतलब झुक करना, झुक जाना. और अंडरग्रोथ यानी जो झाड़ियाँ उगी हुई थी, है ना, ढलान के पास, वहाँ तक ये देखते रहे जहाँ तक उस सड़क का आखिरी किनारा इनको दिखाई नहीं दिया. तो जहाँ पे सड़क मुड़ जाती है उसके बाद दिखाई नहीं देती है. तो ये फर्स्ट स्टैंजा में कहते हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other का मतलब कि मैंने फिर दूसरी वाली सड़क ली. अब obviously दो ऑप्शंस हैं तो उसमें से किसी एक को इन्होंने चुन लिया और ये काफ़ी उचित भी था. जस्ट एज फेयर, ये उचित था. क्यों? क्योंकि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और सच में ऐसा लग रहा था कि ये बेटर क्लेम है, यानी इसके चुने जाने का अधिकार भी अधिक है. क्यों? क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ये काफ़ी ग्रासी था, घास उगे हुए थे. और जब हम चलते हैं तो फुटप्रिंट्स की वजह से या फिर ज़्यादा स्टेप की वजह से क्या होता है, वहाँ पे ग्रासेस हट जाते हैं ना, मिट्टी हो जाती है. तो इन्होंने देखा, पोइट सॉ, कि ये ग्रासी है यानी घास उगे हुए हैं, तो शायद इस पे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं. एंड वांटेड वेयर, वांटेड वेयर का मतलब इसको चुन लिया. क्यों? क्योंकि इसका अधिकार था और ये भी चुना जाना मानती थी. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे ही थे, जबकि जब दो का मतलब जबकि दोनों जो पासिंग एक साथ जो गुजर रहे थे रास्ते वो दोनों समान ही थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा था कि हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, यानी लगभग मुझे ये लग रहा था कि लगभग समान लोगों ने दोनों रास्ते को चुना है, क्योंकि जहाँ तक मैं चला था वहाँ तक लगभग कुछ लोग बराबर ही चले थे, मतलब सेम फुटप्रिंट्स उनको लग रहे थे वहाँ पर. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way.
आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। बोथ दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह दोनों सड़कें मेरे सामने थी, इक्वली ले मतलब सामने दिखाई दे, ले मतलब पड़े हो ना, तो सामने थी इनके पड़ी हुई थी, दोनों सड़कें इकट्ठी थी, ठीक है। इन लीव्स पत्तों में, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन का मतलब कुचला हुआ, ब्लैक यानी कुचल कर गंदा, किसी ने भी किसी भी स्टेप ने यानी किसी भी कदम ने उन पत्तों को रौंदा नहीं था, कुचल करके ब्लैक नहीं छोड़ा था यानी गंदा नहीं किया था। इट मीन्स कि वो रोड किसी ने अभी तक ली नहीं थी ज़्यादा लोगों ने, ओके। तो इसलिए कहते हैं कि इन लीव्स पत्तों में, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, किसी ने भी कुचला नहीं था इनको। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और इन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि जो पहला वाला रोड था जिसको इन्होंने छोड़ा था वो किसी और दिन के लिए इन्होंने छोड़ दिया, है ना। सो पोइट कहते हैं कि किसी और दिन उस रास्ते पर चल लेंगे, आज हमने इस वाले को चुन लिया। ऑब्वियसली हमारे लाइफ में कभी भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चुन लेते हैं ना। हमें अल्टीमेटली एक ना एक को चुनना ही पड़ता है, तो ये उन्होंने वही किया और दूसरे वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। फिर ये कहते हैं कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि मैं ये जानता था, येट नोइंग यानी कि मैंने नोइंगली इंटेंडली किया, मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं वे कैसे लीड करते हैं, वे यानी रास्ते कैसे आगे बढ़ते जाते हैं, लीड्स ऑन टू वे यानी रो आफ्टर रो, डे आफ्टर डे, है ना, टाइम आफ्टर टाइम, रोड आफ्टर रोड। ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में आते हैं कि रोड्स और हमें आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर कोई नहीं आता, ये मैं जानता था। जब आप लाइफ में कोई एक रास्ता चुन लेते हो तो दोबारा पीछे मुड़कर उस सेम वहाँ से ही स्टार्ट करने का टाइम नहीं आता, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। अंडर हो सके तो इन दोनों लाइंस को अंडरलाइन कीजिएगा। चलिए, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साय। साय का मतलब मैंने ऑलरेडी और वीडियोज़ में बताया है, आह भरना होता है, ठंडी सांस लेना। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रोड्स diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So poet last stanza में ये कहते हैं कि I shall be telling this with a sigh, मैं ठंडी आहें भरकर लंबी सांस छोड़कर कभी ये कहूँगा, आई शैल बी टेलिंग, शायद ये स्टोरी मैं किसी को बता रहा हूँ फ्यूचर में, कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस यानी कई साल पहले, अब ये फ्यूचर में कहेंगे, इन फ्यूचर ही विल टेल समबडी कि बहुत साल पहले, है ना, एजेस पहले, बहुत पुराने दिनों की बात है, कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते अलग हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोग गए थे। इसको याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो रास्ता बहुत कम लोगों ने चुना था, ऑब्वियसली जो रास्ता बहुत कठिन होगा उसी रास्ते को पोएट ने चुना, ये बात वो कभी फ्यूचर में बताएंगे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से मेरे जीवन में जो भी अंतर आया, जो भी आज मैं हूँ, ये इसी की वजह से, क्योंकि उस दिन मैं ये डिसीज़न लेने में कामयाब रहा, है ना। तो ये कहकर वो मोटिवेट करेंगे अपने फ्यूचर जनरेशन को। सो मैं आपको बता दूँ, छोटी सी बात है, आपको ये बैकग्राउंड में जो बॉल पटकने की आवाज़ आ रही थी, ये इज़ नॉट माई सन, वो मेरा बेटा बॉल नहीं खेल रहा, बल्कि ही इज़ माई पेट सिम्बा। तो सिम्बा इज़ प्लेइंग बॉल। कभी मैं आपको उसकी वीडियो भी डाल करके अलग से बताऊंगी हाउ प्लेफुल ही इज़। एनीवेज, अभी तो उसने मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है, मैं थोड़ी सी अलग हट गई, मैं भी क्या फ़्लो में जा रही थी। एनीवेज, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पोएम है ये कई जनरेशन्स को मोटिवेट करने वाला है। इसका कोई भी रिश्ता किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक ख़ास टाइम से नहीं है। ये लोग जब भी पढ़ेंगे ना तो ये पोएम मोटिवेशन ही देगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइफ में दिस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्ट है। वेन एवर वी फील समथिंग लाइक, जो हमें दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा हो कि मैं क्या चुने क्या नहीं, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई नहीं चुनते, रुक जाते हैं वहीं पर, है ना। तो हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है उस टाइम पर। इस वजह से फ्यूचर में हम लोग शायद कुछ गलत डिसीज़न ले लेते हैं, है ना, उस टाइम पर। तो इसलिए ये मोटिवेट करता है पोएम कि कभी भी लाइफ में जब आप एक अच्छा डिसीज़न ले लेते हो, कोई भी एक तो रास्ता चुनना ही है अल्टीमेटली, तो राइट टाइम पे करेक्ट डिसीज़न लेने के बाद आप सक्सेसफुल हो सकते हो, है ना। ये सीख मिलती है इसे। सो बच्चों, चलिए अभी हम लोग इसकी राइमिंग स्कीम को समझ लेते हैं। स्टैंजा 1 में क्या राइमिंग स्कीम है पोएम की? टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो वुड और बोथ साउंड सिमिलर नहीं है, तो वुड को कर देंगे ए और
बोथ में बी हो जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट साउंड प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो यहाँ पर देखिएगा कि वुड, स्टूड और कुड ये तीन मैचिंग कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोनाउंसिएशन है ये मैच कर रहे हैं, तो ये सब ए हो जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट हो गया लाइन ए, सेकेंड लाइन बी और थर्ड लाइन ए और फोर्थ लाइन अगेन कुड के पास भी हम लोग ए लिख देंगे क्योंकि सेम साउंड है। और लास्ट वाला जो लाइन है फर्स्ट स्टैंजा का वो है कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, तो यहाँ पर बी हो जाएगा क्योंकि बोथ और ग्रोथ साउंड्स सिमिलर। ओके, सो हमें पता चल गया कि स्टैंजा 1 की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। गॉट इट। चलिए स्टैंजा 2 में आते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अलग है तो फेयर के आगे ए लिख देंगे, क्लेम के आगे बी लिख देंगे। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग दर। तो वेयर और देयर अगेन सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फेयर के आगे ए लिखेंगे, सेकेंड लाइन में बी, थर्ड लाइन में वेयर के आगे भी ए लिख देंगे और देयर भी ए ही होगा। लास्ट लाइन हो जाएगा बी, सेम के आगे बी। क्यों? क्योंकि क्लेम और सेम सिमिलर साउंड कर रहा है। सो बच्चों देखिए यहाँ पर स्टैंजा 1 के जैसे स्टैंजा 2 में भी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी ए बी। गॉट इट। तो मुझे उम्मीद है कि आगे के भी दोनों स्टैंजास की राइमिंग स्कीम सेम ही होगी। चलिए देख लेते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ले और ब्लैक ए बी कर दिया। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो ये क्या हो गया, ले ब्लैक ए बी, डे और ले सेम है, वे भी सेम है, तो ले ए है, डे और वे को भी ए कर दिया। लास्ट वाला लाइन बैक और ब्लैक सेम है साउंड कर रहा है तो बी बी, तो इसका भी राइमिंग स्कीम हो गया ए बी। गॉट इट। चलिए थर्ड वाले स्टैंजा यानी लास्ट स्टैंजा पे आते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। ए साई के आगे ए लिख दिया, हेंस के आगे बी लिख दिया। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक the one less traveled by and that has made all the difference। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं साई, आई और बाय सिमिलर साउंड है, तो फर्स्ट लाइन ए, थर्ड और फोर्थ लाइन ए, सेकेंड लाइन बी, हैंस और डिफरेंस सेम साउंड कर रहा है तो बी बी। तो वेल स्टूडेंट्स देखा हमने, इसका भी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। तो इफ क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द रोड नॉट टेकिंग पोएम, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधा लिखेंगे ए बी। करेक्ट। वेल स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई वर्ड मीनिंग समझ नहीं आ रहा, यू कैन राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई प्रॉमिस आई विल आंसर यू देयर। है ना, ये वादा है मेरा कि मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। और अगर मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन है उतने व्यूज़ और आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स आए तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। बिल्कुल मैं इस पोएम का पोएटिक डिवाइसेस का एक अलग वीडियो लेकर के आऊँगी, बट उसके लिए आपको क्या करना है आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। So my dear students, write your precious comments in the comment box. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ईट हेल्दी, स्टे वेल्दी, बाय बाय। Audio Jungle।